हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 24। मुन्ना और वंश मस्त बाइक से घर जा रहे थे। कुछ दूर चलते ही वंश ने कहा, मुन्ना बाइक रोको। अब क्या हुआ? मुन्ना ने कहा, अरे बाइक रोको ना यार, सवाल बहुत करते हो तुम। वंश ने कहा तो मुन्ना ने बाइक रोक दी। वंश नीचे उतरा और कहा, पीछे किसको? अब क्यों? मुन्ना ने फिर पूछा। वो इसलिए मुन्ना भैया क्योंकि बाइक मैं चलाऊंगा, वंश ने कहा। मुन्ना पीछे किसका तो वंश आ बैठा और बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। लेकिन घर जाने के बजाय उसने बाइक दूसरी गली की ओर मोड़ दी। मुन्ना ने जब देखा तो कहा, अबे घर तो उस तरफ है, इधर क्यों जा रहे हैं हम लोग? मुन्ना, कितने दिन हो गए ना बनारस की गलियों में नहीं घूमे, चल एक राउंड कट कराते हैं। वैसे भी आज छोटी दिवाली है तो बनारस में चहल पहल होगी, वंश ने कहा। चल ठीक है, मुन्ना ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। वंश ने बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए चले जा रहे थे। खुली हवा में बाइक पर घूमने का सुकून कोई इन दोनों से पूछे। वंश के साथ घूमते हुए मुन्ना भी भूल गया कि उसे शिवम के घर पहुंचने से पहले वंश के साथ घर पहुंचना था। चलते हुए दोनों पुल किनारे वाली रोड पर आ गए। वंश ने पुल पर बाइक रोक दी। दोनों नीचे उतरे और बाइक के पास खड़े होकर आसमान में चमकते सितारों को देखने लगे। वंश ने आसमान में देखते हुए कहा, यार मुन्ना, कॉलेज कब खुलेंगे? घर बैठे बैठे बोर हो गया हूं यार। ऐसे बोल ना, तुझे रिया, आशिका, शुप्रिया की याद आ रही है और उनसे मिलना है? मुन्ना ने सामने देखते हुए कहा, मैं क्यों मिलूंगा उनसे? इनफैक्ट मैंने लड़कियों से दोस्ती रखनी छोड़ दी, वंश ने गौरी के बारे में सोचते हुए कहा, जिसे वंश ने ब्लॉक कर दिया था। अच्छा मजाक है, मुन्ना ने कहा, जो कि वंश को बहुत अच्छे से जानता था। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? वंश ने मुन्ना की ओर देखकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मुन्ना ने कहा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वंश की नजर कुछ ही दूर खड़े लड़के पर गई, जो कि पुल से नीचे कूदने की तैयारी में था। वंश को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने लड़के की तरफ जाते हुए कहा, अबे क्या कर रहे हो बे? मुन्ना ने देखा तो वह भी वंश की तरफ जाने लगा, लेकिन इतने में ही बाइक गिरने को हुई और मुन्ना उसे संभालने लगा। वंश लड़के के सामने आया और कहा, अबे पगला गए हो? क्या कर रहे हो? कूदने का तो नहीं सोच रहे? अरे भैया मर जाने दीजिए, हमें नहीं जीना, लड़के ने रोते हुए कहा। उसके मुंह से आती बदबू से वंश को एहसास हो गया कि लड़के ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। उसने लड़की को संभालते हुए कहा, अरे भाई क्यों मरना है, हुआ क्या? इतने में मुन्ना भी वहां आ पहुंचा और इशारों में वंश से माजरा पूछा। तो सामने खड़े लड़के ने रोते हुए कहा, इतना प्यार किए थे उससे, जान से भी ज्यादा, और वो हमें छोड़ के चली गई। कहाँ कभी रह गई थी हमारे प्यार में। वंश ने सुना तो उसने अफसोस भरे भाव से मुन्ना को देखा। मुन्ना ने लड़के की ओर देखा तो लड़का आगे कहने लगा, एक को लड़की से प्यार किए थे, वो भी नहीं मिली। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ठीक है, हम यहाँ से कूद के जान दे देंगे, तभी उसको हमारी अहमियत समझ आएगी। मुन्ना ने लड़की को कुछ ज्यादा ही जज्बाती होते देखा तो वंश को साइड किया और खींच कर एक थप्पड़ लड़के के गाल पर मारते हुए कहा, एक लड़की के लिए जान देने जा रहे हो? कैसे मर्द हो बे? भैया तुमको नहीं पता क्या क्यों हमारे साथ, हम उससे इतना प्यार करते थे, फिर भी वो हमें छोड़ के चली गई। लड़के ने वंश के गले पड़कर रोते हुए कहा। शराब की बदबू से वंश का दम घुटने लगा। उसने लड़के को खुद से दूर किया और मुन्ना से कहा, मुन्ना आराम से यार, मार काहे रहे हो बेचारे को? अबे मारे नहीं तो और क्या करे, साला 6 महीने के प्यार में एक लड़की के लिए कूदने जा रहा है, और जो माँ बाप 20-22 साल से इसको पाल पोस कर बड़ा किए हैं उसकी चिंता नहीं है इनको। मुन्ना ने गुस्से से कहा तो लड़का नीचे जमीन पर बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा।
मुन्ना उसके सामने बैठा और कहने लगा, तुम्हारे मरने से क्या होगा? जो लड़की तुम्हारा प्यार जीते जी नहीं समझ पाई, तुमको लगता वो मरने के बाद समझेगी? तुम्हारे मरने के बाद उस लड़की को तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचे हो? तुम्हारी लाश देखकर उन पर क्या बीतेगी, सच्चा सोचा है कभी? अबे माँ बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता बे। साला मरना है तो उनके लिए मरो, उन्हें खुश रखो, उन्हें प्यार दो, लेकिन नहीं तुमको साला लोंडियाबाजी करनी है। लड़की ने प्यार में धोखा दिया नहीं कि मरने चल पड़े ससुरे। मुन्ना को गुस्सा होते देखकर वंश ने उसे रोका और कहा, अरे मुन्ना जाने दो ना यार, डर गया बेचारा। सुसाइड तो क्या बेचारा ख्याल भी दिमाग में नहीं लाएगा, पड़ गई है उसको। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, जाने दीजिए भैया, लड़के ने मिमियाते हुए कहा। ठीक कह रहे हैं तो उठो और सीधा घर जाओ, और दोबारा ऐसा करने से पहले हमारे थप्पड़ जरूर याद कर लेना, मुन्ना ने लड़के को सख्त हिदायत देते हुए कहा। लड़का उठा और वहां से चला गया। वंश ने अपनी शर्ट को सूंघते हुए कहा, तो एक नंबर का बेवड़ा है साला। चल घर चलते हैं, मुन्ना ने कहा। तो वंश एक बार फिर आकर बाइक पर बैठा और बाइक स्टार्ट कर मुन्ना को बैठने का इशारा किया। मुन्ना उसके पीछे आ बैठा और दोनों घर के लिए निकल गए। वंश ने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, लेकिन आगे मोड़ पर पुलिस वाली जीप खड़ी थी। वंश ने देखा और फिर मन ही मन खुद से कहा, एक काम करते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। वंश ने बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन बाइक पुलिस की जीप के आगे से निकलती इससे पहले ही पुलिस का डंडा आकर उनकी बाइक को रोकने लगा। वंश ने साइड में देखा, बाइक को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि किशोर था। उसे देखते ही वंश की भवें चढ़ गई। किशोर ने डंडा हटाया और वंश के पास चला आया। मुन्ना ने देखा ये किशोर ने दूसरी बार उसकी बाइक रोकी थी, और इस बार वंश भी साथ था। उसने किशोर से कहा, सर हमारी बाइक क्यों रोकी है? बनारस में आजकल लौंडे चरस भांग का नशा करते हैं, आधी रात को बाइक लेकर गलियों में घूमते हैं, होश में रहते नहीं, इसलिए किसी को भी टक्कर मार देते और अगले दिन हमें कहते हैं कि हमारे बच्चों को ढूंढ के लाओ। किशोर ने मुन्ना की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम रात में रंगबाजी करने निकले हैं? वंश ने किशोर को देखकर थोड़ा उखड़े हुए स्वर में कहा, गर्मी कुछ ज्यादा ही है तुम्हारे अंदर, अपने आप को ना थोड़ा ठंडा रखो, अभी बता देते हैं क्यों रोका है। कहते हुए वंश के शर्ट को सूंघता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम देसी पीने वाले हो? अबे ये क्या बकवास। कहते हुए वंश जैसे ही उतरने को हुआ, मुन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया और किशोर से कहा, सर हम अच्छे घर के लड़के हैं, किसी काम से बाहर गए थे, वहीं से लौट रहे हैं, अगर आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तो हम जाएं। इंस्पेक्टर तुमको मालूम नहीं है हम कौन हैं? ये पूरे बनारस में किसी की हिम्मत नहीं है जो वंश गुप्ता की गाड़ी को रोक सके। चाचा विधायक है हमारे, एक फोन घुमा दिए ना तो कल से कहीं और नौकरी करते नजर आओगे। वंश ने कहा, जो कि उसे नहीं कहना चाहिए था। किशोर ने सुना तो बाइक की चाबी निकालते हुए कहा, तो फिर एक काम करो, अपने चाचा को बुला ही लो यहाँ, हम भी तो देखें। ए तिवारी गाड़ी साइड में लगाओ जरा। मुन्ना ने बात को बिगड़ते देखा तो कहा, जाने दीजिए ना सर, इसका गुस्सा थोड़ा तेज है, हम आपसे माफी चाहते हैं। गुस्से में क्या ये अपनी हदें पार करेगा? किशोर ने वंश को देखते हुए कहा, जो कि उसे ही घूरे जा रहा था। सर पापा को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज हम इसकी तरफ से माफी मांगते हैं। मुन्ना ने कहा, लेकिन किशोर तो कॉलेज वाले दिन से ही मुन्ना और वंश से खार खाकर बैठा था। उसने मुन्ना को घूरते हुए कहा, अपने बाप का इतना ही डर था तो इतनी रात में आवारा घूमने की जरूरत क्या थी? तुम दोनों को देखकर लगता तुम्हारे बाप भी तुम्हारी तरह आवारा। किशोर का इतना ही कहना था कि वंश ने गुस्से में आकर उसकी कॉलर पकड़ ली और कहा, तमीज से, पुलिस वाले होंगे तुम अपने घर में, साले एक और शब्द बोला ना हमारे पापा के बारे में तो। वहां खड़े कांस्टेबल ने वंश को दूर किया। किशोर को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में हाथ उठाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस वाले की कॉलर पकड़े? किशोर का हाथ वंश के गाल पर लगता इससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई को हवा में ही रोक दिया।
किशोर ने साइड में देखा, मुन्ना ने उसके हाथ को रोक रखा था। कुछ देर पहले जो मुन्ना शांत समझदार दिख रहा था, उसके तेवर एकदम से बदल गए। चेहरे पर कठोरता नजर आ रही थी और आंखों में गुस्से की आग। उसने प्रताप का हाथ नीचे करते हुए कहा, बिना किसी जुल्म के अगर आप उस पर हाथ उठाते हैं तो शायद कानून आप भी नहीं जानते। तुमने देखा नहीं उसने एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ी है? किशोर ने गुस्से में कांपते हुए कहा। वो था इसलिए कॉलर पकड़ी, हम होते तो जिंदा गाड़ देते। दोबारा पापा के लिए कुछ मत कहना। मुन्ना ने गुस्से से किशोर की आंखों में झांकते हुए कहा। तो किशोर थोड़ा सहम गया। अब तक 2 मुलाकातों में मुन्ना को उसने शांत देखा था, लेकिन जब गुस्से में देखा तो अंदर ही अंदर थोड़ा डर गया। बात को बढ़ते देखकर वहां खड़े कांस्टेबल ने पहले ही मुरारी को खबर कर दी। कुछ देर बाद मुरारी की गाड़ी आकर रुकी। वह बाहर आया। उसे देखते ही किशोर ने सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ? हमको फोन आया था कि आपने इनकी गाड़ी रोक ली, काहे? मुरारी ने मुन्ना और वंश को एक नजर देखकर किशोर से कहा, सर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। कल को किसी तरह की दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता, इसलिए हमने इनको रोका। लेकिन ये वंश की तरफ इशारा करते हुए कहता है, थोड़ा गर्मा गए इसलिए आपको बुलवाना पड़ा। किशोर साफ झूठ बोल गया। मुरारी ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने आंखें नीची कर ली। पापा ऐसा कुछ भी नहीं। मुन्ना ने जैसे ही कहना चाहा, मुरारी ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और किशोर से कहा, देखिए दरोगा जी, बच्चे हैं, आपको तो पता ही है ये उम्र में जोश और गर्म खून रहता है। गर्मा गए होंगे थोड़ा, माफ कर दीजिए। ए मुन्ना, वंश, माफी मांगो दरोगा जी से और दोबारा ऐसा कुछ करना मत। अरे नहीं नहीं विधायक जी, इसकी जरूरत नहीं है, हमने तो बस इन्हें रोककर अपना फर्ज पूरा किया है। किशोर ने मुरारी की नजरों में अच्छा बनने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, सही है, पर इनको भी तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए ना। इनके पिताजी विधायक ही का मतलब ये थोड़े ना है कि जो मनमानी करेंगे। दोनों आकर माफी मांगो दरोगा जी से, मुरारी ने कठोरता से कहा। मुन्ना और वंश ने किशोर से सॉरी कहा और वहीं कुछ दूर खड़े हो गए। इतनी रात में आपको परेशान होना पड़ा, इसके लिए आई एम सो सॉरी सर, किशोर ने कहा। मुरारी ने कहा तो किशोर ने उसे बाइक की चाबी दे दी। मुरारी ने मुन्ना और वंश को आकर गाड़ी में बैठने का इशारा किया और बाइक की चाबी कृष्णा को देकर बाइक घर लाने को कहा। मुन्ना और वंश चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गए। मुरारी ने दोनों को कुछ नहीं कहा और चुपचाप ड्राइवर सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। चाचा, आपको पता नहीं है वो इंस्पेक्टर? वंश ने जैसे ही कहा, मुरारी ने सख्त स्वर में कहा, घर पहुंच जाए फिर बात करते हैं इस बारे में। मुन्ना ने सुना तो उसने वंश के हाथ पर हाथ रख दिया और अपनी पलकें झपका दी। वंश की आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था जब किशोर ने उसके पापा के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि मुन्ना के दिमाग में चल रहा था कि आखिर क्यों किशोर उनके सामने अलग और मुरारी के सामने अलग पेश आ रहा था। क्या ये आने वाले वक्त में मुरारी और उसके परिवार के लिए खतरा था या कोई और वजह थी? उसी रात घाट की सीढ़ियों पर लेटे शक्ति से आकर उसके साथ काम करने वाले लड़के विष्णु ने कहा, मालिक ने कहा है उन्हें वो फाइल परसों तक चाहिए। हमारे पास कल का दिन और रात है। मैंने सब छानबीन कर ली है। कल उनके घर में कोई बड़ा जलसा है, सब उसमें व्यस्त रहेंगे, तब हम लोग जाकर उस काम को अंजाम दे देंगे। क्यों, ठीक है? शक्ति ने विष्णु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह न जाने किस सोच में गुम था। विष्णु ने देखा तो कहा, शक्ति, शक्ति, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तू कब आया और यहां क्या कर रहा है? शक्ति ने उठकर बैठते हुए कहा, शक्ति, कुछ दिनों से देख रहा हूं तो खोया खोया सा रहता है। क्या बात है, सब ठीक है ना? विष्णु ने अपने पन से कहा। हाँ, तू काम बोल। शक्ति ने कहते हुए जेब से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखकर जलाने लगा।
विष्णु ने उसे सारी बात बताई और कहा, मालिक ने कहा है ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो शक्ति ने आज तक पूरा ना किया हो, शक्ति ने कहा और फिर लेटकर सिगरेट की कश लगाने लगा। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 24। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर क्या है शक्ति का राज? आखिर क्या है किशोर की नफरत की वजह? क्या मुन्ना और वंश मुरारी के सामने खुद को सही साबित कर पाएंगे? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए विष्णु ने शक्ति से कहा? अगर जानना है तो सुनते रहिए मैं तेरी हीर।